ईरान की अर्थव्यवस्था का हाल बुरा है, यह तस्वीर भी बता रही है, मेजर गौरव आर्य भी बता रहे हैं। इस बीच ईरान की अदृश्य लाइफलाइन अब दुनिया के सामने आ रही है। सख्त प्रतिबंधों और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच ईरान ने फाइनेंस का एक नया रास्ता खोज निकाला है और वो है बिटकॉइन माइनिंग। जी, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए बिटकॉइन माइनिंग को हथियार बनाया जा रहा है। मैं जिक्र करूंगा बिटकॉइन का। बिटकॉइन माइनिंग अब ईरान के लिए केवल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फाइनेंस का हथियार भी बन चुकी है। बड़े पैमाने पर माइनिंग करके ईरानी डिजिटल करेंसी को तैयार किया जा रहा है। दावा यह है कि एक बिटकॉइन को करीब $1300 की लागत से तैयार किया जा सकता है, जबकि बाजार में इसकी कीमत $73,000 के आसपास है। यानी हर कॉइन पर भारी मुनाफे की संभावना साफ तौर पर नजर आती है। चलिए, अगला पॉइंट यह है कि यह पूरा फंड सीधे सरकार के कंट्रोल वाले डिजिटल वॉलेट में पहुंचता है। यानी कि पैसा आपने पीछे के रास्ते से कमाया और सीधा कंट्रोल सरकार का, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। इन वॉलेट्स के जरिए ईरान विदेशों में मशीनरी, ईंधन और सैन्य उपकरण खरीद रहा है। सबसे अहम बात यह कि यह पूरा ट्रांजैक्शन पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो रहा है। यहां स्विफ्ट या फिर डॉलर का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। यानी एक ऐसा फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार हो रहा है या हो चुका है जिसे रोकना आसान नहीं। 2025 का मैं जिक्र करूंगा, पिछले साल का। 2025 में ईरान का यह सिस्टम जो क्रिप्टो सिस्टम है करीब $7.78 अरब तक पहुंच गया और केवल एक साल में ही $3 अरब से ज्यादा का लेन देन दर्ज किया गया। बहुत बड़ी अमाउंट है। तो क्या ये एक तरह से अलग ही करेंसी को ऑपरेट करके ईरान खुद के सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है? जी, कोई नई बात नहीं है। यही काम तो ईरान तेल से कर रहा है। जो ईरान बिटकॉइन से कर रहा है वही काम तेल से कर रहा है कि भाई जब आप ये कहते हैं कि आप स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर हैं, आपको लॉकआउट कर दिया है। रशिया क्या कर रहा है? रशिया भी तो यही कर रहा है साहब। रशिया को आपने बोला कि आपके ऊपर सैंक्शन है, आप रशिया में जाके अपना नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड है रशिया में आपका स्वाइप नहीं होता क्योंकि आप पूरे नेटवर्क से बाहर हैं। रशिया के, आप दुनिया के नेटवर्क से रशिया बाहर है तो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चलता। तो रशिया ने अपने ऑल्टरनेट ढूंढ लिए हैं। वैसे ही ईरान अपने ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है। इन ऑल्टरनेट को अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज एक तो ट्रंप अगर सारे नेटो कंट्रीज को और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर एक साथ लेकर चले तो फिर बहुत फायदा हो सकता है और ये लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ट्रंप इज अ वेरी मर्क्यूरियल सॉर्ट ऑफ अ गाय। वो आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, जिनसे मदद मांगता है शाम को उनकी बेइज्जती करता है। तो ये लगातार दर लगातार जो ट्रंप के रूप देखने को मिलते हैं, लोग इससे डरे हुए हैं कि पता नहीं प्रेसिडेंट साहब शाम को क्या कर देंगे, कल सुबह क्या कर देंगे। लेकिन ये जो आपने बिटकॉइन की बात करी, क्रिप्टो करेंसी की बात करी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ईरान अपने दूसरे रास्ते खोज रहा है, लेकिन आज से नहीं खोज रहा साहब, आज से नहीं खोज रहा। ये डॉलर के या स्विफ्ट के पूरे इकोसिस्टम से बाहर होना है तो बहुत पुरानी बात है इनके लिए। तो इन्होंने अपना एक पैरेलल इकोसिस्टम बना लिया जी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। यूएन में मुस्लिम देश आमने सामने हुए। ईरान के हमलों पर कतर और सऊदी अरब का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। यूएन में सऊदी कतर की ईरान को दो टुक में साफ कहा गया है कि हम अब चुप नहीं रह सकते। तो यह जंग अगले पड़ाव की ओर या कहिए कि और भयानक होती हुई नजर आ सकती है आने वाले दिनों में। यूएन में सऊदी और कतर की तरफ से ईरान के ऊपर अपना गुस्सा निकाला गया और ईरान के हमलों पर फूटा है कतर और सऊदी अरब का गुस्सा। और यूएन में सऊदी कतर ने ईरान को दो टुक कह दिया कि अब हम चुप नहीं रह सकते। और इस सब के बीच इजराइल डिफेंस फोर्स का एक दावा है, उससे जुड़ी बड़ी खबर है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर। दावा किया गया है कि उसकी एयरफोर्स ने तेहरान में 2 अहम नौसैनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन ठिकानों पर सटीक मिसाइलें दागी हैं, हमले किए हैं। इन ठिकानों का इस्तेमाल लंबी दूरी की ऐसी मिसाइलें बनाने में होता था जो समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना साध सकती हैं। इजराइल एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने इन सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाकर ईरान की मिसाइल क्षमता पर बड़ा प्रहार किया है। एक बड़ी खबर है इस समय, जिस तरह से अटैक किया गया है तेहरान या फिर कहिए कि ईरान को टारगेट किया गया है, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बड़ा दावा किया गया। तो तेहरान में एक बड़ा हमला और उसकी वजह से जो उत्पादन हो रहा था जिससे मिसाइलें बनाकर दागी जा रही थी इजराइल के ऊपर खास तौर पर, उसी को ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और इस दावे के बाद क्या पलटवार ईरान की तरफ से कुछ किया जाएगा, उसके ऊपर सबकी नजर अब बनी हुई। और एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, यूएस के शांति प्रस्ताव पर पाकिस्तान के बाद अब तुर्की ने भी दावा कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस समय। पाकिस्तान कह रहा है हमारे देश में आइए, हम मध्यस्थता करेंगे, लेकिन तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है। तुर्की ये कह रहा है, तुर्की ने कहा है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कर रहा है, दोनों के बीच मैसेज पास किए जा रहे हैं
तुर्की की तरफ से। तो तुर्की का दावा और इस बीच पाकिस्तान का आप कहिए मध्यस्थता वाला ऑफर। कहां होती है बातचीत? अगर बातचीत हुई तो कौन सी सरजमी पर होगी, कौन से देश में होगी? वो तुर्की में होगी या फिर पाकिस्तान की धरती पर होगी, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन अब तक लग रहा था कि केवल पाकिस्तान इस रेस में है जो मध्यस्थता करना चाहता है, लेकिन एक और देश की एंट्री अब ईरान अमेरिका के बीच जो बातचीत की बात चल रही है उसमें एक और देश की एंट्री हो चुकी है और नाम है तुर्की। एक और बड़ी खबर इस बीच, चीन ने भी सीज फायर की हिमायत की है। 30 दिन के सीज फायर का जिक्र हो रहा है और चीन भी इसके समर्थन में है। ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान सामने आया और चीन की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि लड़ने से बेहतर है बातचीत कीजिए। चीन की तरफ से कहा गया कि सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। तो क्या सीज फायर की हिमायत के बाद, चीन की हिमायत के बाद अब जंग उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां पर ब्रेक लग जाएगी, सीज फायर हो जाएगा? और वक्त तो चला आपसे इजाजत लेने का। मेजर गौरव आर्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमांड सेंटर में जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें हमने की हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।